संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का भाग 3, तीसरा भाग। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट के क्रैश के चलते किस तरह यूएसए में शुरू हुआ डिप्रेशन 1929-30 में पूरे इंडस्ट्रियल देशों में फैल गया था। यह डिप्रेशन यूएसए में वार मटेरियल के उत्पादन के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार की अवधि में ही समाप्त हो पाया था। वर्ल्ड वार की अवधि में ही उस समय के विभिन्न देशों में मित्र देशों जिनकी जीत हुई थी, उसी वर्ल्ड वार के अवधि के बीच में ही मित्र देशों के शीर्ष देश थे ब्रिटेन और यूएसए। उनके बीच वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए वार्ता शुरू हुई थी कि किस तरह फाइनेंशियल ऑर्डर चलाया जाएगा। यूके और यूएसए के बीच फाइनल शेप देने के लिए वार्ता दोनों देशों के इकोनॉमिस्ट और अन्य स्टेक होल्डर ने कंक्लूड की थी। इसे एक फॉर्मल शेप देने के लिए 1944 में यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड में 44 देशों को आमंत्रित किया गया था। ब्रिटेन वुड में 3 या रेदर 4 डिसीजन हुए थे। ये 4 डिसीजन क्या थे? आईएमएफ का स्थापना, इसका कार्य क्षेत्र था विभिन्न देशों के एक्सचेंज रेट और फाइनेंशियल फ्लो के स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। दूसरा था वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन, वर्ल्ड बैंक की स्थापना। वर्ल्ड वार 2 में नष्ट हुए देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म कर्ज देकर रिकंस्ट्रक्शन की गति को तेज करना, ये वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य रखा गया और आईएमएफ का उद्देश्य जो हमने बताया, दोनों का उद्देश्य कार्य क्षेत्र अलग था। तीसरा जो था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ की स्थापना, जो इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों को कम करने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाता। चौथा था इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन की स्थापना। ये ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मेनार्ड कीनीज, जो कि एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनका प्रपोजल था। इस प्रपोजल में एक इंटरनेशनल करेंसी बैंकोर की स्थापना होनी थी जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता, और यह क्लियरिंग यूनियन विभिन्न देशों के ट्रेड डिफिसिट को नियंत्रण में रखने का नियम बनाते हुए किसी भी देश को यूज ट्रेड सरप्लस इकट्ठा करने से रोकने की शक्ति रखता। जैसे कि अभी चाइना ने यूज ट्रेड सरप्लस कई देशों के अगेंस्ट बना रखा है। ये अगर इसकी स्थापना होती इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन की तो ये नहीं होता। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए तो यूएसए और अन्य पूंजीपति तैयार हो गए थे और इसकी स्थापना भी हो गई थी। इससे उन्हें लाभ पहुंच रहा था, क्योंकि लाभ पहुंचना था, इसीलिए इसके लिए उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन इन पूंजीपतियों के दबाव में आईटीओ की स्थापना नहीं हुई और इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी के लिए डॉलर की यूएसए के वर्चस्व के चलते मान्यता मिली, क्योंकि उन पूंजीपतियों को और खासकर यूएसए के पूंजीपतियों को जो सिस्टम चल रहा था ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का, और डॉलर में जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, उसमें उनको फ़ायदा दिख रहा था। इसलिए इन लोगों ने इन दोनों की स्थापना नहीं होने दी। लेकिन अगर आप देखें, इन सारे निर्णयों और वार्ताओं में आम जन के बारे में बात कहीं भी नहीं की गई। बात की गई व्यापार की, जिसमें पूंजीपतियों का फ़ायदा होना था। 44 देशों के द्वारा
ब्रिटेन वुड में निर्णयों के लिए सिग्नेचर के बाद यूएसए के ट्रेजर सेक्रेटरी ने कहा था, दिस मार्क द एंड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म फॉर फ्री मार्केट। अब ये फ्री मार्केट जो हुआ उसका असर क्या हुआ? क्या इससे आमजनों का फ़ायदा हुआ या ये स्मूथली चलता रहा? तो हम कुछ और पूंजीवाद के अंतर्गत जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, ऐसे तो कई हुए हैं, लेकिन कुछ मुख्य फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है मैक्सिको फाइनेंशियल करेंसी क्राइसिस 1995। मैक्सिको ने यूएसए के साथ नाफ्टा, जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको साइन किया था। मैक्सिको ने कस्टम ड्यूटी कम किया और कैपिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया। देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गया। यूएसए ने मैक्सिको को एक फ्री ट्रेड के सक्सेस कंट्री के रूप में विश्व को बतलाया और सामने रखना शुरू किया कि हियर यू सी मैक्सिको, जो कि तरक्की कर रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, ये फ्री ट्रेड का एक मॉडल है। इसी बीच मैक्सिको के एक स्टेट चियापास में हिंसात्मक विद्रोह हुआ और उस समय प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना था, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स लुइस डोनाल्डो कोलोसियो का एसेसिनेशन हो गया। इससे थोड़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मैक्सिको में आ गई। अब स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेटर्स ने इस अनस्टेबिलिटी को देखते हुए पूंजी को मैक्सिको से निकालना शुरू किया। ए कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम मैक्सिको टू ज़्यादातर यूएसए की तरफ ही गया। पेसो का डिप्रेसिएशन 100% हो गया। इन्फ्लेशन 54% तक बढ़ गया। मैक्सिको सॉवरेन डिफ़ॉल्ट के कगार पर आ गया। अब ये देखिए कहाँ ये सक्सेस स्टोरी और कहाँ तुरंत ही ये उसकी हालत। इसे बचाने के लिए यूएसए आया और आईएमएफ को आगे कर मैक्सिको को $50 बिलियन का ऋण दिया गया। क्या यह ऋण मैक्सिको देश को बचाने के लिए दिया गया था? नहीं, ये ऋण यूएसए के बैंक्स और पूंजीपतियों के लिए था जिनका पैसा उसमें फंसा हुआ था। ये ऋण देकर उस पैसे को निकालना था। मैक्सिको के कई बैंक फेल कर गए थे। मैक्सिको ने इस $50 बिलियन के ऋण से उन यूएसए बैंक और पूंजीपतियों का ऋण चुकाया जिनके लिए वो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट पर आ गया था। लेकिन इस आईएमएफ ऋण के एवज में उसे अपने इकोनॉमी को फर्दर फ्री मार्केट के लिए रीस्ट्रक्चर करना पड़ा और ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़े। रीस्ट्रक्चरिंग और ऑस्टेरिटी मेजर का मतलब क्या होता है? जो आईएमएफ एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए जो कहता है, गवर्नमेंट को व्यापार से हटाना, यानी पब्लिक सेक्टर को औने पौने दाम में प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में बेचना और पब्लिक वेलफेयर में जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन आदि क्षेत्रों में बजटरी प्रोविज़न को कम करना। जिस समय यह स्थिति किसी देश में रहती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण सारे जो स्टॉक के दाम हैं वो ऐसे ही गिरे हुए रहते हैं, तो औने पौने दाम में ही सारे पब्लिक सेक्टर्स को बेच दिया जाता है। इसका नेट रिजल्ट क्या होता है? आम जनों में अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और सैलरी कट, इन्फ्लेशन अलग से। अब एक जस्ट इसके बाद ही एक दूसरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो था 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, वेरी फेमस फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जुलाई 1997 से शुरू हुई थी और ये लगा था कि इसके चलते पूरे विश्व का इकोनॉमी मेल्ट डाउन कर जाएगा। इन देशों को तब तक एशियन टाइगर कहा जाता था। इन्हें फ्री मार्केट का इकोनॉमिक सक्सेस बताया जाता था कि जीडीपी इनका बढ़ रहा है, आम आदमी में खुशहाली बढ़ रही है। अब ये क्राइसिस शुरू हुआ था कहाँ से? थाईलैंड से। फॉरेन करेंसी के कमी के चलते थाईलैंड सरकार को अपने करेंसी बाट को यूएस डॉलर के पेग से हटाना पड़ा, उसको फ्री फ्लोट करने पर मजबूर होना पड़ा। स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया और यह क्राइसिस अन्य देशों के स्पेकुलेटर्स ने
फैला दिया एशिया के जो इसके आसपास के देश थे। ये थे इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस। इन देशों में फॉरेन डेट टू जीडीपी रेशियो 180% तक हो गया था। एज यूजुअल आईएमएफ आगे आया। यह मदद देशों के लिए फिर नहीं था, बल्कि उन पूंजीपतियों के लिए था जिनकी पूंजी इन देशों में फंसी हुई थी और इनके पास देने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं थी। आईएमएफ ने $40 बिलियन का ऋण साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को दिया। अन्य देशों को भी इसी तरह ऋण दिए गए, लेकिन ये ऋण कंडीशन के साथ थे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेज सैप्स, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट को रिड्यूस करने का एक स्ट्रिक्ट कंडीशन। इसका नेट रिजल्ट फिर वही हुआ, जो पूंजीपति थे जिनका फॉरेन बैंक के पैसे फंसे थे, वो आईएमएफ के ऋण से तो उन्हें दिला दिया गया, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या मिला? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गरीबी और जीडीपी में ह्रास। अब इसके आगे के भाग में हम कुछ और इसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस की चर्चा करेंगे।